नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड एड्स डे के दिवस पर हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे बात करने के लिए डॉक्टर स्वप्निल गौतम सर के पास आए हैं। कुछ ऐसे विषयों पे चर्चा होगी जो सबके मन में है और आज हम उन सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वप्निल गौतम सर से। नमस्कार। तो सर, जैसा कि आज वर्ल्ड एड्स डे है और इस वर्ल्ड एड्स डे पे हम ये जानना चाहते हैं कि आज बहुत सारे मिथ एंड फैक्ट्स समाज में फैले हुए हैं, लोगों के बीच में फैले हुए हैं और हमने देखा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को उसके बारे में काफ़ी बताने की कोशिश की है और काफ़ी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवाल रह जाते हैं। तो हमने यूट्यूब चैनल पे भी अपील की थी, आपके सोशल मीडिया चैनल से भी अपील की थी, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी सवालात हमारे साथ में पूछे हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको सही तरीके से जवाब दे पाएँ और उनको एक सही राह दिखा पाएँ कि एग्जैक्टली कैसे होता है HIV के बारे में, क्या है चीज़ें। तो सर, इस सिलसिले में मेरा पहला सवाल ये है कि जो सबसे पहले लोगों के मन में है कि HIV कैसे फैलता है। सर, क्या मुख्य कारण है जो HIV फैलने के? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और ये समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। HIV एक प्रकार का वायरस है जो कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है या कॉन्टामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा होता है या मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के कारण भी हो सकता है। इसमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से HIV नहीं फैलता है। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कॉमन है। ये जो मिथ्स है, मैं इस बात पे बहुत जोर दूंगा, बार बार कहता हूँ, साथ में रहने से, कैजुअल हगिंग, किसिंग, हाथ पकड़ने से, एक ही स्विमिंग पूल में नहाने से, मील शेयर करने में, कपड़े शेयर करने से HIV नहीं फैलता है और ये कोई इंसेक्ट बाइट के द्वारा भी स्प्रेड नहीं होता है। अच्छा सर, जब हम HIV के बारे में बात करते हैं तो हम दो चीज़ों को बहुत सुनते हैं कि एक होता है HIV और एक होता है एड्स। तो क्या सर दोनों एक है या फिर दोनों अलग अलग हैं? इसके बारे में आप, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि कोई बोलता है HIV हो गया है, कोई बोलता है एड्स हो गया है, क्या इन दोनों के बारे में सर मेजर डिफरेंसेस क्या है? क्या ये अलग है या फिर एक ही है सर? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल ही दो अलग अलग चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। HIV एक वायरस है जिससे एक्यूट इन्फेक्शन होता है और वो आगे जाके क्रॉनिक इन्फेक्शन का रूप लेता है। और एड्स जो है, एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स की अवस्था तब आती है जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, जिसे मापदंड है CD4, वो 200 या 200 से कम हो जाए, या फिर कुछ एड्स डिफाइनिंग कंडीशन जिन्हें WHO ने ऑलरेडी मान्यता दी है, इसमें कुछ इन्फेक्शंस आते हैं, कुछ कैंसर्स आते हैं, वो हो, तब हम एड्स कहते हैं। अर्थात HIV एक वायरस है और इसके कारण एड्स हो सकता है, बट हर व्यक्ति HIV का एड्स होगा ऐसा जरूरी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट आज के बारे में जानना जरूरी है कि आज के समय में, वर्तमान काल में, किसी व्यक्ति की मृत्यु, मौत एड्स की वजह से नहीं हो रही है। अगर कोई व्यक्ति HIV वायरस से ग्रसित है, पीड़ित है और वो ट्रीटमेंट ना ले, ART ना ले, तो 12 से 18 महीने के अंदर ट्रीटमेंट के अभाव में वो एड्स के स्टेज पे पहुंच जाता है और एड्स होने के 12 से 18 महीने के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों अलग अलग भिन्न है। बहुत बढ़िया सर, मतलब कि HIV सिर्फ एक वायरस है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और उस वायरस से एड्स होता है, ना कि दोनों सेम है? जी, वायरस से एड्स तभी होता है जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, CD4 आपका 200 से कम हो जाए, या कोई ऐसी स्पेसिफिक बीमारी हो, इन्फेक्शन हो, जिसे हम एड्स डिफाइनिंग कंडीशन से बोलते हैं, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, PCP, कैनिडियासिस या कुछ कैंसर्स, काइपोसिस, सार्कोमा, तब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति एड्स से पीड़ित है। अदरवाइज HIV एक वायरस है जो एक्यूट HIV इन्फेक्शन करता है और जो आगे जाके क्रॉनिक इन्फेक्शन का रूप लेता है। अच्छा सर, अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया है ART। तो ये HIV जो पेशेंट होते हैं, इनके मुंह से बहुत बार सुना गया, डॉक्टर्स के मुंह से बहुत बार सुना गया, लोग इसके बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं। ART मतलब हम बात कर रहे हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी ये HIV के अगेंस्ट जो दवा काम करने जा रही है उसकी हम बात करने जा रही है। और पिछले 30-40 सालों में ART की जो फील्ड है, ART का जो साइंस है, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और कॉमनली इस HIV बीमारी को कंट्रोल में रहने के लिए हम 3 दवाइयों का मिश्रण यूज़ करते हैं और वो एक टैबलेट के फॉर्म में रहता है। और ये जो डिफरेंट दवाइयाँ हैं जो HIV अगेंस्ट काम करती है, उन्हें हम ART कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और आज के टाइम पे जो ART है वो काफ़ी पोटेंट है, काफ़ी इफेक्टिव है
और ऑलमोस्ट साइड इफेक्ट फ्री है। तो सर मतलब आपका ये कहना है कि ART लेने की कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता? बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट है, नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट है, और सब व्यक्तियों में होगा, सब पेशेंट्स में होगा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो सर ये माना जाए कि अगर जो पेशेंट HIV पॉजिटिव है, अगर वो ART ले रहा है तो इसका वो कहीं ना कहीं मतलब सेफ है? बिल्कुल, इनफैक्ट इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगा कि ART आप जरूर लें। और इनफैक्ट स्टडीज़ ने बताया है कि अगर आप ART सही समय पे चालू करते हैं, सही डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं, तो आपकी जो आयु है, जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, जो लॉन्जिविटी है लाइफ की, वो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल व्यक्ति जितनी हो जाती है। सर एक सवाल और आता है मन में, जब HIV के बारे में चर्चा होती है, बातें होती हैं, तो एक सवाल आता है सर CD4 काउंट। आपने भी अभी चर्चा के दौरान इसके बारे में बोला, CD4 काउंट, और सर एक होता है वायरल लोड। हर व्यक्ति जो HIV से पीड़ित है या जिसके घर में कोई HIV से पीड़ित है या जो HIV के बारे में जानना चाहता है, उन्हें ये जरूरी है कि ये दो टर्म्स काफ़ी क्लियर समझ में आ जाए और इन दोनों टर्म्स की इंपॉर्टेंस औचित्य क्या है। CD4 शरीर के इम्यूनिटी को दर्शाता है, एक प्रकार का स्पेशल WBC या वाइट सेल्स है जो बताता है कि बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है। और जो वायरल लोड है वो ये बताता है कि HIV शरीर में कितना बढ़ रहा है। ऑब्वियसली अगर HIV शरीर में ज़्यादा बढ़ रहा है तो वायरल लोड वो बढ़ेगा, अगर शरीर की इम्यूनिटी कम हो रही है तो CD4 कम होगा। तो अगर आपका CD4 कम हो रहा है और वायरल लोड बढ़ रहा है, इसका मतलब HIV इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर बढ़ रहा है। अगर आप सही से ART दवा ले रहे हैं तो CD4 इम्प्रूव होगा और वायरल लोड जो है वो कम होगा। नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति ART लेता है, सही से इस्तेमाल करता है, तो जनरली पहले साल में 50 से 150 सेल्स CD4 के बढ़ते हैं और फिर वो धीरे धीरे करके एक लेवल पे आके वो प्लेटू हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। वैसे वायरल लोड आइडियली वो टारगेट नॉट डिटेक्टेड या 20 से 40 कॉपीज के नीचे होना चाहिए, अगर आप ART आपकी सही से काम कर रही है और आप ART सही से ले रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। अभी तक की चर्चा में मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि HIV इतना गंभीर लोगों ने उसको बनाया हुआ है, अगर उसका सही से इलाज किया जाए और सही से उसको देख रेख की जाए, सही तरीके से कंसल्ट लिया जाए, मतलब सही डॉक्टर से अगर उसके बारे में कंसल्टिंग की जाए, तो ये कहीं ना कहीं इसमें आदमी सुधार ला सकता है, अपने जीवन में बदलाव ला सकता है सर। बिल्कुल, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ और इसमें एक दो ही लाइन जोड़ना चाहूँगा। मैं सबसे आग्रह विनती रिक्वेस्ट करूँगा कि HIV से डरिए नहीं, आप यथासंभव अच्छे अनुभवी डॉक्टर से संपर्क कीजिए। जो भी आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर जिनको आप जानते हैं, हमसे जुड़ना चाहे हमसे जुड़ सकते हैं, बट कोई भी ऐसे अनर्गल बातों, कोई मिसलीडिंग चीज़ों पे मत जाए। HIV पॉजिटिव ट्रीटेबल चीज़ है, इसके ऊपर इलाज है, आप पॉजिटिव से निगेटिव नहीं हो सकते, बट एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। तो कोई बहकावे में नहीं आना है, सही डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप पे रहना है। अच्छा सर, एक जैसे HIV के बारे में जब बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, आप काफ़ी कुछ चीज़ लोगों को बता रहे हैं, तो हमने ART पे बात कर लिया, हमने CD4 पे बात कर लिया, हमने वायरल लोड पे बात कर लिया। कुछ सर टेस्ट ऐसे मतलब जो एक होता है कि आप कहीं गए, आपने कुछ भी टेस्ट कराया और उस पे आ गया कि भाई ये HIV है या एड्स है या जो भी है, तो आदमी के मन में एक डर बैठ जाता है। बहुत बार डॉक्टर्स भी, पेशेंट्स या नॉर्मल व्यक्ति की बात मैं उतना नहीं करूँगा, डॉक्टर्स को भी ज्ञान नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है कि सही टेस्ट कौन सी टेस्ट क्या करनी चाहिए। और बार बार एक टर्म जो हमेशा एक घूमते रहता है सबके मन में, जहन में, वो है विंडो पीरियड। तो इस चीज़ों में समझना है कि क्या टेस्ट आपके लिए उपयुक्त है। तो ऑब्वियसली जैसा हम जानते हैं कि ये किसी प्रकार का सेक्सुअल एक्सपोजर हो या कोई अलग तरह का, जैसा एक्सपोजर्स की बात की हो उसके द्वारा हो, तो इसमें जो HIV RNA है, न्यूक्लिक एसिड है, वो 10 से 33 दिन या 10 to 33 डेज आफ्टर एक्सपोजर पॉजिटिव होता है। इसके अलावा HIV एंटीजन एंटीबॉडी जो 4th जनरेशन टेस्ट हम आजकल करते हैं, वो मैं सजेस्ट करूँगा। वो जनरली 18 से 45 दिन एक्सपोजर के बाद पॉजिटिव आते हैं। और P24 एंटीजन 5 से 7 दिन HIV RNA के पॉजिटिव आने के बाद आते हैं। तो आपको ये समझना है कि आप किस टाइम फ्रेम में है, उसके हिसाब से ही टेस्ट करना है। बहुत बार डॉक्टर मिसलीड करते हैं, गलत टेस्ट एडवाइस करते हैं, पेशेंट खुद से गलत जानकारी लेके अननेसेसरी टेस्ट करते रहते हैं, पैसा बर्बाद होता है, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि हम कौन से
विंडो पीरियड में आते हैं और हमारे लिए क्या टेस्ट लाजमी है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को इस बात की डाउट है कि उसे कौन सा टेस्ट करना चाहिए, प्लीज़ अनुभवी डॉक्टर से मिले, हमसे संपर्क कराएं, हमें संपर्क करें, बट सही टेस्ट कीजिए। अदरवाइज पैसा तो जाता ही, आप मेंटली हैरास और डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो मुझे पीड़ादायक लगता है। सर, जब मैं आपसे मिलने वाला था और मैं HIV के बारे में थोड़ी मैंने पढ़ाई की, मैंने देखा, मैंने यहाँ वहाँ रिसर्च किया, तो मुझे एक टर्म सर बार बार निकल के आया, पेप, PEP। सर ये PEP के बारे में मतलब कहीं ना कहीं क्या है, मतलब सर क्या जानकारी है, मतलब जो PEP क्या होता है, मतलब HIV के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं। PEP मतलब ये, इसका मतलब फुल फॉर्म ये होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। और ये दो प्रकार में होते हैं। एक है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जो खासकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल फ्रंट लाइन वर्कर्स को होता है, अपने काम के दौरान किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो। या नॉन ऑक्यूपेशनल में कॉमन ऑब्वियसली सेक्सुअल एक्सपोजर है या इंजेक्शन ड्रग यूज। ये समझने की बात है, इसके ऊपर दवा है। पोस्ट एक्सपोजर मतलब हम दवा दे के HIV को बॉडी के अंदर स्टैब्लिश होने से रोक रहे हैं, और ये आइडियली 72 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो सबसे अच्छा है। और PEP हमेशा किसी अच्छे सही डॉक्टर के सजेशन गाइडेंस पे लेना चाहिए, और लेने के बाद आपको वो डॉक्टर के फॉलो पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेते हैं तो 4 to 6 वीक्स और 12 वीक्स के बाद HIV की टेस्ट आपको करनी चाहिए। और PEP ने शो किया है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल से ऑलमोस्ट 98 to 99% आप HIV होने चांसेस को रोक सकते हैं। तो कोई भी अगर एक्सपोजर हुआ हो, आप प्लीज सही डॉक्टर से बात करें और PEP को स्टार्ट करें। तो मतलब कहीं ना कहीं PEP 24 घंटे में अगर ले लिया जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। बट इसका जो विंडो पीरियड आप बता रहे हैं कि वो 72 आवर का है, कि 72 आवर के पहले ये हमको कहीं ना कहीं PEP करा लेना चाहिए। 72 घंटे के अंदर अपने को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दवा ले लेनी चाहिए। 72 घंटे के आगे इसकी उतनी इफेक्टिविटी, उतनी ये रिजल्ट्स नहीं है। सर, दवाओं पे जब चर्चा हो रही है, दवाओं पे जब बात हो रही है, तो HIV के केस में 2 दवाएं बहुत एक सुनने में, ये मुझे नहीं मालूम कि वो दवा है या क्या है, मैं उसके बारे में आपसे जानकारी चाहूँगा। सर, एक होता है एजिटोगो और एक लेनाकापाविर। ये जो येस्टुगो है, ये इसके अंदर लेनाकापाविर होता है और ये कैप्सिड इनहिबिटर है, और ये गेम चेंजर है। जो गिलियड साइंस फार्मा कंपनी है, इसने ऑलमोस्ट 20 से 25 साल, शायद ज़्यादा भी हो सकता है, उनके साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये मॉलिक्यूल निकाला है। और येस्टुगो की खास बात यहाँ पे ये आती है कि ये ऐसा दवा है, ऐसा मॉलिक्यूल है कि जो साल में आप केवल 2 बार लेके प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के रूप में यूज कर सकते हैं। अर्थात ये उन व्यक्तियों के लिए है जो HIV-1 नेगेटिव है, मतलब आपको हाई रिस्क सिचुएशन है और आप ये ले रहे हैं तो आपको HIV नहीं होने वाला है। मतलब ये लेने से पहले भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका कहना ये है? मैं इसको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही क्लियर शब्दों में फिर से कहूँगा कि ये एक प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है येस्टुगो, और ये HIV के लिए ट्रीटमेंट नहीं है। ये HIV नेगेटिव वालों के लिए है, हाई रिस्क सिचुएशन के लिए। अच्छा। ये हर 6 महीने पे इंजेक्शन लेना पड़ता है, और जिससे बॉडी के अंदर वो मेंटेन रहता है। एक जो और इसमें ऐड करूंगा, अभी तत्काल जो हमारे पास प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है वो टैबलेट के फॉर्म में है। 2 टैबलेट का, 2 मॉलिक्यूल का मिश्रण है, जो रोज लेना पड़ता है जब तक आपको हाई रिस्क सिचुएशन में हो। तो उसकी जगह अगर आपको 6 महीने में एक इंजेक्शन लेना पड़े तो गेम चेंजर है ना ये। और इनफैक्ट स्टडीज ने शो किया है कि येस्टुगो के जो रिजल्ट्स है 99.99% है, ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव है वो प्रिवेंट करने के लिए HIV को। तो HIV ये प्रिवेंट करता है, HIV होने नहीं देता, ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है। तो अगर कोई हाई रिस्क एक्सपोजर में है, जैसे मेन हैविंग सेक्स विथ मेन, ट्रांसजेंडर वुमेन, इंजेक्शन ड्रग यूज, ये सब केसेस में, या हेटेरोसेक्सुअल्स में भी ये बहुत ही अच्छा है। और इनफैक्ट गिलियड ने 115 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को ये दी है, करार साइन किया है, और 0.1% कॉस्ट US के इंडिया मिलने वाला है बहुत सुन। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम HIV के बारे में काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं, हमने टेस्ट के बारे में बात किया है, हमने दवाओं के बारे में बात किया, हमने इंजेक्शन्स के बारे में बात किया है। मैं यहाँ पर कुछ आपको बस एड ऑन करना चाहूँगा कि सर अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके और अपने रेगुलर कुछ न कुछ वीडियोस, कुछ न कुछ सोशल मीडिया पे रेगुलर एक्टिविटीज़ डालते रहते हैं।
ताकि लोगों को एचआईवी के बारे में जो मिथ है, जो एक भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में, उन भ्रांतियों के बारे में सही जानकारी मिल पाए। और इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो मुहिम की है, आपने ये जो स्टेप्स लिया है समाज में, आज ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही सर अच्छा है थैंक कि यू। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सही जानकारी आपके द्वारा प्राप्त कर पा रहे हैं। यस, और उसमें एक ही चीज़ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और बाकी लोग जो इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। मैं इस चीज़ में बहुत स्पष्ट हूँ, बहुत क्लियर हूँ। बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं कह सकता, बट हमारा ये चैनल बनाने के पीछे मकसद, औचित्य, रीज़न एक ही था और एक ही है और एक ही रहेगा कि हम सही जानकारी आप तक पहुँचा सके, हम सही, सच्ची, सटीक जानकारी आपको पहुँचा सके, एचआईवी के फील्ड में क्या हो रहा है अवगत कर सके। बाकी हमारा ये कोई इसके पीछे और कोई मोटिव नहीं है। तो इसलिए लाना और वो सब सर हमारा कोई, आपका कोई इंटेंट नहीं है। हमारा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम वो उसमें बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते हैं। मैं इसे समझता हूँ कि एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है हमारे पेशेंट के लिए, समाज के लिए, और मैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाता हूँ। बाकी हम ये व्यूज़ हो जाए या हम कुछ सामान बेच दे, ये हम इसके पीछे है ही नहीं, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि हम इस पर बहुत ही सही, नया साइंस क्या बता रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपको सही चीज़ क्या करनी चाहिए वही बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा इंकरेज करता हूं कि आप जहां तक हो सके सवाल पूछें, और मैं स्वयं जहां तक हो सकता है उसको आंसर करने की चेष्टा करता हूं। सर कुछ लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहूँगा। मतलब जैसे कि आज होता है कि अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है तो आदमी के मन में कहीं ना कहीं एक तो वो गिल्ट फील हो जाता है और वो समाज से कटने लगता है सर। अब उसकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। तो आप सर उस बारे में लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि भाई उनका डाइट हो गया, उनकी लाइफस्टाइल हो गई, उसको वो कैसे मेंटेन करें, समाज में वो लोगों को कैसे फेस करें, इन सब चीज़ों के बारे में सर थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है फिजिकल वेलबींग, शारीरिक आपकी जो स्वस्थ रहे आप शारीरिक रूप से। दूसरा है कि आप मानसिक रूप से भी या मेंटल वेलबींग उस पर भी ज़्यादा जोर दें। होता क्या है, पेशेंट्स, रिलेटिव्स, डॉक्टर्स वो फिजिकल पार्ट पे ही, फिजिकल हेल्थ पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। सी अगर हम हेल्थी माइंड नहीं रहेगा तो हेल्दी शरीर तो हो ही नहीं सकता है। एकदम सही बात है सर। तो पहले हमें वो पेशेंट को ये विश्वास दिलाना है, उसे ये शक्ति देनी है, ये शक्ति प्रदान करना है कि आपके अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आपको किसी प्रकार का कोई कमी है आपके जीवन में, आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। और बहुत बार मैं ये जोर देता हूँ कि पेशेंट्स को अगर लगता है तो मेंटल वेल बीइंग के लिए थोड़ा काउंसलिंग सेशन भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे मानसिक रूप से तो आपके ऊपर कोई दवा, कोई डॉक्टर आपको वो हेल्प नहीं कर पाएगा। तो पहली बात ये समझना है कि एचआईवी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आपको जीवन आपका बिल्कुल खराब हो गया। और जहाँ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्टिग्मा की बात आती है, वो क्यों होता है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या रॉन्ग बिलीफ के कारण, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, वैसे ये क्रॉनिक बीमारी है। जैसे आप डायबिटीज़ के लिए दवा खाते हो, ब्लड प्रेशर वैसे इसके लिए दवा खानी है। तो ये जरूरी है इसको समझना कि क्रॉनिक बीमारी है, मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं हो सकते, बट इस दवा के साथ आप नॉर्मल जीवन जी सकते हो। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना, तेल मसाला अवॉइड कीजिए, और आपके रेगुलर जो एचआईवी डॉक्टर हैं उनके पास हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए जाइए। जो भी डॉक्टर है जिनसे आप एचआईवी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे आपको लगता है कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि जांच करें, उनसे बात करते रहिए, मिलते रहिए। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, तनाव रहित, स्ट्रेस कम, 6 से 7 घंटे की नींद, ये सब बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा सर आपने एग्जांपल दिया कि डायबिटीज़ को आपने सर इसके साथ में जो रिलेट किया। तो जैसे अभी मैं देखता हूँ सर, आज डायबिटीज़ एक फैशन की बीमारी हो गई है। मतलब हर आदमी अपने बोलता है मुझे डायबिटीज़ है, मेरा इतना है, मेरा उतना है। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे आदमी डायबिटीज़ को ट्रीट कर रहा है, अपने आप को संतुलित कर रहा है, अपने आहार को संतुलित कर रहा है, अपने डाइट्स को मेंटेन कर रहा है, अपने रूटीन्स को मेंटेन कर रहा है, उसी तरीके से अब जिसको डायबिटीज़ हो गया वो तो ठीक नहीं होने वाला है सर, वो या तो मेंटेन होगा या तो बढ़ेगा। सेम उसी तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ कि हम एचआईवी भी अगर किसी को डिटेक्ट होता है
तो अपने संतुलित आहार से, रेगुलर लाइफस्टाइल से, संतुलित डाइट से और एक सही डायरेक्शन में अगर वो मेंटेन करे खुद को, तो वो अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकता है सर। बिल्कुल 100%। अगर आप रेगुलर फॉलोअप में हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो आप बिल्कुल 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 आराम से आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। और मैं इस बात पे बार बार जोर दूंगा कि आज के समय में किसी व्यक्ति की HIV या एड्स से मौत नहीं होती है अगर वो व्यक्ति रेगुलर दवा ले रहा हो, सेकंड वो रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में हो। प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर पास एक बार गए, डॉक्टर ने दवा लिख दी और वो दवा पेशेंट लेते रहता है बिना डॉक्टर को मिले हुए, वो फॉलोअप के लिए लापता हो जाते हैं। क्या कारण है मैं समझ नहीं पाता हूँ। हो सकता है कोई आर्थिक रीज़न हो, अगर कोई आर्थिक रीज़न है तो डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर कोई रास्ता बताएंगे, क्योंकि ART अगर आप गवर्नमेंट से लेके डॉक्टर पास फॉलोअप कीजिए। या फॉलोअप करना, रेगुलर आना इतना अत्यधिक आवश्यक है कि इसके मतलब सेकंड कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको आना ही है हर 2 से 3 महीने में। क्यों आना है? आपके शरीर में और कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या, और कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं क्या, HIV कारण कुछ और इन्फेक्शन है उसको हम कैसे इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, वैक्सीन्स क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई HIV से ग्रसित या पीड़ित व्यक्ति वीडियो देख रहा है या उनके कोई चाहने वाले हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप आपके पेशेंट को आपके डॉक्टर के पास जो भी है रेगुलर फॉलोअप के लिए प्लीज़ प्रेरित करें। ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि आप डॉक्टर के साथ रेगुलर जुड़े नहीं। दुनिया सिमट गई है, छोटी हो गई है, ऑनलाइन जुड़ लीजिए। पैसे की समस्या है, दवा ART से लीजिए, ART सेंटर से, डॉक्टर से मिलते रहिए, तो हर समस्या का समाधान है। आएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो मालूम कैसे चलेगा। सर क्रोनिक डिसीज के बारे में आपने बात किया है, तो HIV को लेकर के लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सर सवाल जो आज भी समाज में घूम रहा है, बहुत एक अपने आप में बहुत जड़ फैला चुका है वो सवाल कि सर अगर किसी को HIV हो गया है तो क्या वो शादी कर सकता है? पहली चीज़, शादी करना तो भाई एक जनरल राइट से हर कोई कर सकता है, लेकिन HIV होने के बाद आदमी के मन में आ जाता है कि क्या मैं करूं, शादी नहीं करूं। और शादी होने के बाद सर जो उनके बच्चे हैं, जो उनके आने वाला जनरेशन है, क्या वो भी HIV से पीड़ित होगा? तो इसके बारे में सर लोगों को अगर आप बताएं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या है ये चीज़? इसमें समझना ये बहुत ज़रूरी है कि साइंस ने HIV के फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है, काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट है, रिसर्च बहुत आगे तक जा चुका है। आज के समय में अगर सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल की हम बात कर ले, मतलब कपल में एक जन पॉजिटिव हो एक जन निगेटिव हो, तो वो नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, नॉर्मल उनकी शादी हो सकती है, और नॉर्मल बच्चे जो HIV पॉजिटिव नहीं होते वो बिल्कुल रोज हम ऐसा कर रहे हैं, हो रहा है। तो ये HIV हो गया तो आप शादी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, मिथ है। आप बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, आपको प्रेम से कोई वंचित नहीं कर सकता, आप डेटिंग पे जा सकते हैं, आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप HIV पॉजिटिव हैं तो अपने पार्टनर को आप रिवील करेंगे, बताएंगे और आपकी दवा रेगुलर लेते रहेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट आता है यू इज़ यू, यानी अगर वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है तो HIV जो है अनट्रांसमिटेबल है, मतलब आपसे दूसरे पार्टनर को नहीं होने वाला। ये बार बार स्टडीज़ ने बताया है। तो अगर आपका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है और आप सेफ सेक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपसे पार्टनर को होने ही वाला नहीं है। और सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल्स के अंदर नॉर्मल बच्चे होना एकदम नॉर्मल कॉमन बात है। HIV पॉजिटिव के अंदर नॉर्मल बच्चे होना बिल्कुल पॉजिटिव बात है। तो ये बिल्कुल ये बात अपने जहन से, दिमाग से लोगों को निकाल देनी चाहिए कि HIV पॉजिटिव होने के बाद शादी नहीं हो सकते, बच्चे नहीं हो, सब कुछ होगा, सब कुछ होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। बट अगेन फिर वही बात कि आप डॉक्टर के पास फॉलोअप में रहिए। सवाल तो सर बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो मुझे लग रहा है पूरा दिन मैं आपसे जो बात करके समझ पा रहा हूँ कि आपने जो चीज़ों के बारे में अध्ययन किया है, जो आपने जानकारी ली है, तो हम पूरा दिन इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ आखिरी 1-2 सवालों पे सर अपने आप को विराम देना चाहूँगा। तो मेरे आखिरी सर सवाल सिर्फ ये है कि हम क्या HIV सर पूरी तरीके से इसका वैक्सीन आ रहा है? क्या HIV पूरी तरीके से ठीक होने वाला है? साइंस इसके बारे में सर आज क्या कह रहा है? लोग क्या मतलब लोग इसके बारे में काफ़ी उत्सुक है जानने के लिए, वैक्सीन्स को लेकर के,
इलाज को लेकर के, क्या ये पूरी तरीके से आने वाले समय में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा? जैसे आम बीमारियां आज ठीक हो रही हैं, जैसे डेंगू, खांसी, मलेरिया लोग ठीक हो रहे हैं, उस तरीके से क्या HIV से भी लोग ठीक हो जाएंगे? इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? HIV एक ऐसा फील्ड है ना जिसके अंदर बहुत ही डेवलपमेंट हो रहा है, और ये सवाल को थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा समय लेके। और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और HIV वायरस जो है खुद में बहुत चतुर और चालाक वायरस है। तो ये हमेशा एक कदम आगे है, बट हमारे वैज्ञानिक इसको भी पीछे लगे हुए हैं और इसके पीछे कुछ ना कुछ वो इजाद कर रहे हैं। चालू है सर, रेस चालू है। और कुछ वैक्सीन्स के ट्रायल जो हुए हैं 2025 और 24 में खासकर बहुत ही उत्साहजनक है। mRNA वैक्सीन का ट्रायल हुआ था। mRNA वैक्सीन हम सब जानते हैं, कोविड में मॉडर्ना ने बनाया था। उसी प्लेटफॉर्म पे mRNA वैक्सीन आया है जिसपे ऑलमोस्ट 80% एंटीबॉडी पाई गई है। फेज 1 ट्रायल हुआ है उसका, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे वो वैक्सीन के, HIV वैक्सीन के, mRNA के, और ड्यूरेबल लॉन्ग स्टैंडिंग इम्यूनिटी उससे अभी तक पाई नहीं गई है। और जहां तक मेरी जानकारी है mRNA वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल कहीं भी शुरुआत अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा MIT ने 2 फेज वैक्सीन लाया है, ट्रायल किया है, जिसमें पहला एक प्राइम डोज फिर बूस्टर डोज वो स्टार्ट किया गया है, जिसके रिजल्ट्स भी इंकरेजिंग है, जो आने वाले समय में हो सकता है कि लो इनकम कंट्रीज़ में हम ला पाएँ। इसके अलावा जीन थेरेपी वगैरह है, क्रिस्पर टेक्निक है जहाँ से हम HIV को जो सेल से जुड़े हुए उनको हम काट के अलग कर रहे हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और ये सारे डेवलपमेंट्स बहुत सून इंडिया में भी आएंगे। इंडिया के में अलग से कुछ हो रहा है इसका मुझे ज्ञात तो नहीं है, बट हिंदुस्तान जो है वैक्सीन का, इंटरनेशनल वैक्सीन का तो पार्ट है ही। बहुत उम्मीद है कि जल्दी इस पर भी कुछ ना कुछ काम इंडिया में भी होगा और रिजल्ट्स बहुत जल्दी कुछ ना कुछ दिखेंगे। जहाँ तक परमानेंट क्योर की बात है, 2-3 पेशेंट्स या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर परमानेंट क्योर हुआ था, जैसे जिन्हें हम होप पेशेंट्स कहते हैं, जैसे बर्लिन पेशेंट, न्यूयॉर्क पेशेंट, डसलडॉर्फ, लंदन पेशेंट। ये सारे पेशेंट के अंदर HIV पॉजिटिव थे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ किसी कारण से, और ये पेशेंट पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। अच्छा। और जिन पेशेंट का इनको ब्लड मिला उनके अंदर CCR5 डेल्टा म्यूटेशन थे। ये होप पेशेंट ने उम्मीद जताई है कि हम इसी चीज़ को आगे जीन थेरेपी के रूप में या लॉक एंड शॉक थेरेपी में, ये सब में हम इस्तेमाल कर सके। वहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है, और ये साइंस की देन है कि जहाँ पे हम जो बात कर रहे थे यस्टुगो की, ये ऑलमोस्ट वैक्सीन का ही तो काम कर रहा है। प्री एक्सपोजर अगर साल में आप 2 बार लेके सुरक्षित हैं, तो ये लेनाकापाविर, यस्टुगो एक प्रकार का वैक्सीन का ही काम कर रहा है। और साइंस में ही एक और कैबिनोवा की बात करूंगा मैं, जिसके अंदर आप 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन इंजेक्शन के रूप में, कैबोटाग्राविर, रिलपिराविर, महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार, तो आप रोज ART लेने की समस्या खत्म हो रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है, दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये सारे जो बाहर इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, इन सब इंजेक्शंस का इंडिया में भी करार हो चुका है, ये इंडिया में भी आने वाले हैं। बट थोड़ा सा इसके अंदर रेगुलेटरी इश्यूज आता है, क्योंकि एज पर आवर रिक्वायरमेंट, आवर कंट्री रिक्वायरमेंट, वो यहाँ के इंडिया में भी उन्हें फेज 3 ट्रायल करना पड़ता है, तो थोड़ा समय लगेगा, सब्र कीजिए। बट ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी आने वाली है, लेनाकापाविर, यस्टुगो और कैबिनोवा। तो दोस्तों, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उसी के भरोसे सब कुछ चल रहा है। तो आपको भी उम्मीद रखनी है कि कहीं न कहीं इसका 100% क्योर होना है फ्यूचर में। जैसा कि सर ने बताया कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी केस स्टडीज़ अवेलेबल हैं जो पॉजिटिव से निगेटिव हुए हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में ये पूरी तरीके से ठीक होगा। इस उम्मीद पर आपको रहना है। और जो सर से बातों में मैं समझ पाया हूँ, जो चर्चाओं में मैं समझ पाया हूँ अभी तक की चर्चा में, कि रेगुलर फॉलोअप सबसे रामबाण इलाज है। आप अगर फॉलोअप नहीं करेंगे, आप अपने आप को अगर हमेशा एक बैलेंस रख के नहीं चलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आप अपने खुद के साथ में गलती कर रहे हैं, आप अपनी दवाइयों के साथ में गलती कर रहे हैं, आप अपने ट्रीटमेंट के साथ में गलती कर रहे हैं। तो रेगुलर फॉलोअप रहना बहुत ज़रूरी है। अभी इसी के साथ सर, आज वर्ल्ड एड्स डे है। मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को, अपने लोगों को कुछ संदेश दें वर्ल्ड एड्स डे पे, और इसी के साथ हम अपने वीडियोस को
स्टॉप करेंगे सर, लेकिन ये चर्चाएं आगे जारी रहेंगी। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि आप अपने सवाल, अपने मन में जो भी शंका है, संदेह है, आप रेगुलर कमेंट में डालिए। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सवालात को हम अपने चर्चा में सम्मिलित करें और आपके मन में जो भी संशय है, जो भी शंकाएं हैं, उसको दूर करें। ये वर्ल्ड एड्स डे का मेन औचित्य कारण WHO का ये है कि हम HIV के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाना है। हमें वो दूरी मिटानी है जो HIV पेशेंट, HIV ग्रसित व्यक्ति और एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच में हो। आप किसी भी गलत जानकारी के पीछे ना पड़े, ये मैं आपसे बार बार आग्रह करूँगा। आज के टाइम पे गूगल, नेट या बाकी जो भी है, बहुत सारे अनस्टैंडर्डाइज फॉल्स इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, उसके पीछे मत भागिए। आप मानसिक शांति और आर्थिक लॉस दोनों करवाने वाले हैं। हम आपके लिए हैं। हमारे अलावा जो भी आपको कोई अनुभवी डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर, आप उनसे जुड़िए, रेगुलर फॉलोअप में रहिए और HIV के साथ आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। बस रेगुलर दवा लेते रहना है और रेगुलर फॉलोअप में रहना है।